हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये जेई सिविल इंजीनियरिंग का है। 2019 में ये क्वेश्चन हुआ था। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, concentrating closed contour with increasing value toward the center usually indicate a। एक हमारे पास क्लोज्ड कंटूर है, उसकी जो वैल्यू है वो अंदर के लिए इंक्रीज हो रही है, अंदर के लिए इंक्रीज हो रही है। वो हमारा हिल को रिप्रेजेंट करता है, हिल को दर्शाता है, इंडिकेट करता है। तो हिल का एक और भी केस होता है, यहाँ पर अंदर के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है, हायर वैल्यू है, इंक्रीजिंग वैल्यू या फिर हायर वैल्यू अंदर के लिए, तो इसको हिल होता है। लेकिन लोअर वैल्यू जो होती है वो आउटसाइड के लिए होती है, बाहर के लिए, या फिर डिक्रीजिंग वैल्यू आउटसाइड, वो हिल को रिप्रेजेंट करता है। अंदर के लिए हायर होती है, बाहर के लिए लोअर होती है। एक हमारे पास और केस होता है जिसको आप पॉन्ड या फिर डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। डिप्रेशन जो होता है इसकी लोअर वैल्यू जो होती है वो अंदर के लिए होती है, इनसाइड होती है, एंड जो बाहर के लिए होती है वो हायर वैल्यू होती है, हायर वैल्यू आउटसाइड। इंक्रीज एंड डिक्रीज ये फर्क है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखा गया है और हायर वैल्यू भी हो सकता है, लोअर वैल्यू भी हो सकता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन पूछने का मीनिंग क्या है, आपका सेंस क्या है उनका। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द इनिशियल स्ट्रेंथ एक्वायर्ड बाय सीमेंट इज प्राइमरली ड्यू टू सेटिंग ऑफ। जो इनिशियल सेटिंग जो होती है वो कौन से बॉक्स कंपाउंड की वजह से होती है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखिए, ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट। हीट सॉरी ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है, इसको आप, इसका एब्रिविएशन जो होता है वो ये होता है। इसका एक और नाम है वो है सी लाइट। इसमें जो परसेंटेज होता है कंपोजिशन वो 11 से 25% आपको सीमेंट में देखने को मिलता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका 865 जूल पर ग्राम होता है। ये क्या करता है, पानी के साथ इमीडिएटली रिएक्ट कर देता है। इनिशियली जो स्ट्रेंथ होती है, सेटिंग टाइम होता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ये, इसका एब्रीविएशन ये होता है, और इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो सबसे कम होता है। इसको आप बिलाइट के नाम से जानते हैं। 260 जूल पर ग्राम इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। 25 से 40% सीमेंट में आपको ये देखने को मिलता है। लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन ये आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। अगले देखिए ट्री कैल्शियम सिलिकेट। ट्री कैल्शियम सिलिकेट जो होता है इसको आप इस तरह से लिखते हैं, एंड इसका जो नाम है, अदर नेम जो है वो है एलाइट। एलाइट इसका अदर नेम है। 40 से 50% आपको ये देखने को मिलता है। 500 जूल पर ग्राम इसका क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। अर्ली स्ट्रेंथ हमें यही देता है, इनिशियल सेटिंग टाइम भी हमें यही देता है, एंड हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन इसका भी हाई होता है, दूसरे नंबर पर होता है। नेक्स्ट देखिए टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। इसका जो दूसरा नाम है वो फिलाइट ही है, एंड इसका जो एब्रिविएशन होता है वो C4AF होता है। 9 से 11% आपको इसका देखने को मिलता है। 420 जूल पर ग्राम इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। इसमें जो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके पास बहुत ही पुअर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, इनकी वैल्यू होती है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है आप। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। द रेडियस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज 120 मीटर दिया गया है, एंड द डिजाइन स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है।
what will be the approximate value of the coefficient of friction required if no super elevation is provided? सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तब उस केसेस में हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? तो सुपर एलिवेशन में जो रिलेशन होता है वो होता है E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर 127 आर। हमारे पास कोई भी सुपर एलिवेशन नहीं है, हमें एफ जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इसमें सारी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं। वी जो होता है वो स्पीड ऑफ व्हीकल होती है या फिर वेलोसिटी होती है। 50 का स्क्वायर ओवर 127 कॉमन है। आर जो है रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व इज 120। सो इसको फाइंड आउट कीजिए आप। जब आप 50 का स्क्वायर 2 करेंगे तो इसको आपके पास आएगा 2500 ओवर 127 गुणा 120 करेंगे तो 15,240 इतना आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.16 जो है वो फ्रिक्शन आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग इफ द नॉमिनल शियर स्ट्रेस एक्सीड द अलाउएबल शियर स्ट्रेस देन क्या होगा? शियर रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टब्स शैल बी प्रोवाइडेड। नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो होगा वो अलाउएबल शियर स्ट्रेस से एक्सीड हो जाएगा, तब आपको शियर रेनफोर्समेंट जो होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टब्स में प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज पर हमारे इस आईएस कोड, ये आईएस कोड किससे रिलेट करता है? 383, ये एग्रीगेट से रिलेट करता है। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू फॉर एग्रीगेट यूज्ड इन कंक्रीट अदर देन वेयरिंग सरफेस शुड बी। एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू हमें बतानी है कंक्रीट के लिए, इसको छोड़कर, वेयरिंग कोर्स को छोड़कर। वेयरिंग कोर्स के लिए आपको पता है कि 30% से कम होता है। वेयरिंग कोर्स के लिए 30% होता है, लेकिन जो बेस कोर्स होता है, बेस कोर्स में आप कंक्रीट भी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए 45% होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, लेकिन बेयरिंग कोर्स के लिए 30% होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एग्रीगेट की जो क्रशिंग वैल्यू होती है, ये एक टेस्ट होता है। ये टेस्ट आप करते हैं ताकि जो आप स्ट्रेंथ होती है कोर्स एग्रीगेट की उसको फाइंड आउट कर सके। और ये जो इंडिकेट करता है रेजिस्टेंस टू क्रशिंग अंडर ए ग्रेजुअल अप्लाइड क्रशर लोड, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एग्रीगेट को। अगर आपकी जो एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू जो है वो कम है, लोअर क्रशिंग वैल्यू है, तो एग्रीगेट लेस एग्रीगेट गट क्रशर ड्यूरिंग लोडिंग। जो एग्रीगेट होते हैं वो क्रश बहुत कम होते हैं अगर लोअर क्रशिंग वैल्यू है तो उससे हमें क्या मिलता है? हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रशिंग। हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रशिंग ये हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर इज टर्म एज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हम उसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टोटल एरिया sown under various crops during the whole agricultural year, counting the area as many times as the number of crops grow on the same land is generally known as। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हमारी जो क्रॉप होती है उसको एक पीस ऑफ लैंड पर दो बार बोया जाता है तो उसको आप ग्रोस क्रॉपड एरिया के नाम से जानते हैं। ग्रोस क्रॉपड एरिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर चेकिंग द वर्टिकल डिफ्लेक्शन इन सिंपली स्पॉटेड आरसीसी बीम विद स्पैन अप टू 10 मीटर द बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो एज पर हमारे आईएस कोड इज। स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो होता है, वेन स्पैन जो होता है वो 10 मीटर तक होता है या फिर उससे कम होता है अप टू तक, तो कैंटिलीवर के लिए 7 होता है,
26 जो होता है ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है। 26 जो होता है ये होता है कॉन्टिन्यूस बीम के लिए। हमसे पूछा गया है यहाँ पर किसके लिए पूछा गया है, सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम के लिए, तो उसके लिए 20 बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला देखिए, अल्कनिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस आज मिलीग्राम पर लीटर इन टर्म इक्वलेंट टू। सो अल्कलिटी जो होती है वो एक्सप्रेस की जाती है मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। कहने का मीनिंग है कि कैल्शियम कार्बोनेट इस आंसर हमारा होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइल डिमेंशनिंग फॉर एन इंजीनियरिंग ड्राइंग विच मेथड और वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिमेंशन आर यूजली फॉलोड। कितने तरह की डिमेंशन होती है, कौन कौन सी होती है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो डिमेंशन जो होती है वो 7 तरह की डिमेंशन होती है। कॉन्टिन्यूस डिमेंशन होती है जिसको आप चेन डिमेंशनिंग भी बोल सकते हैं। पैरेलल डिमेंशनिंग होती है, कंबाइंड डिमेंशनिंग होती है, प्रोग्रेसिव डिमेंशनिंग होती है एंड कोऑर्डिनेट डिमेंशनिंग होती है, रिपीटेड डिमेंशनिंग होती है। तो इस तरह की डिमेंशनिंग होती है। तो हमारे पास यहाँ पे पैरेलल दिया गया, कॉन्टिन्यूस दिया गया, कंबाइंड दिया गया है, तो हमारा आंसर ए इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शेयर मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील इज। माइल्ड स्टील का शेयर मॉडुलस जो होता है वो कितना होता है। माइल्ड स्टील, स्टील जो होती है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, कॉमन चीज है, कोई भी तुक्का लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। शेयर मॉडुलस ये तो हो गया हमारे पास माइल्ड स्टील के लिए। वुड के लिए भी होता है, जो लकड़ी होती है वुड, उसके लिए भी होता है शेयर मॉडुलस, तो वो होता है 6.2 इंटू 10⁸ पास्कल। तो ये वुड के लिए होता है। अगला क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एंड इंडियन स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन 1991 द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज। जो डिजायरेबल लिमिट होती है फ्लोराइड की वो 1 mg पर लीटर होती है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 1.5 mg पर लीटर होती है। सी इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, while analyzing the stress for a structural beam the bending stress is zero at the। while analyzes the stress, जब भी आप स्ट्रेस को एनालाइज करते हैं स्ट्रक्चरल बीम के लिए तो बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो जीरो होता है। तो वो न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वहां पर ही आपको जीरो बेंडिंग स्ट्रेस देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए, लॉस एंजल टेस्टिंग मशीन इज जनरली यूज टू कंडक्ट। लॉस एंजल टेस्टिंग मशीन जो होती है जनरली यूज टू कंडक्ट। तो लॉस एंजल टेस्टिंग मशीन जो होती है ये स्टोन की एब्रेशन वैल्यू को फाइंड आउट करती है। कहने का मीनिंग ये है कि भाई हार्डनेस जो होता है, हार्डनेस प्रॉपर्टी जो होती है स्टोन की या फिर एग्रीगेट की, उसको फाइंड आउट करने के लिए लॉस एंजल टेस्टिंग मशीन जो होती है वो एब्रेशन टेस्ट में यूज की जाती है। एब्रेशन टेस्ट जो होता है उसमें मशीन जो होती है वो ये होती है, ये हार्डनेस प्रॉपर्टी जो होती है एग्रीगेट की उसको फाइंड आउट करती है। यानी कई जगह ये भी आपको देखने को मिला है कि भाई वियर एंड टियर जो होता है ये भी देखने को मिला है कई बार एग्जाम में। अगला क्या बोल रहा है, जनरली हाइड्रोग्राफ इज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ। जनरली ए हाइड्रोग्राफ इज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए स्ट्रीम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, ए डिवाइस और स्ट्रक्चर टू बी प्लेस्ड इन द सरफेस वाटर सोर्स टू परमिट द विड्रॉल ऑफ वाटर इज जनरली नाउन एज। इनटेक स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं, इनटेक स्ट्रक्चर इसको हम बोलेंगे।
अगला क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सर्वेइंग कैन बी यूज फॉर रिड्यूसिंग इनलार्जिंग और रिप्रोड्यूसिंग द प्लान्स इन जनरल। उसको आप आइडोग्राफ बोलते हैं। आइडोग्राफ प्लेनीमीटर एरिया को मेजर करता है। ये जो है हमने आइडोग्राफ के बारे में एसएससी जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्लेनीमीटर जो होता है वो एरिया को मेजर करता है। एंड अगर आप सेलिनोमीटर की बात करेंगे तो सेलिनोमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज यूज टू मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल फ्रॉम द ग्राउंड, उसको फाइंड आउट करता है। सेलोन घेंड ट्रेसर जो होता है ये एक टूल होता है। इसको ग्रेडियंट को सेटअप करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि सेट द ग्रेडियंट, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे स्टैंडर्ड सीमेंट कंजप्शन द नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर, हमारे पास रेशियो दिया गया है। नॉमिनल कंक्रीट मिक्स इज अप्रोक्सीमेटली वाटर सीमेंट रेशियो हमारे पास ये दिया गया है। 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना सीमेंट लगेगा, हमारे पास रेशियो भी यहाँ पे दिया गया है। इजी क्वेश्चन है, हमारे पास रेशियो दिया गया है सम ऑफ रेशियो 7। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीमेंट को फाइंड आउट करना है। तो ड्राई मोटार जो होता है 1 क्यूबिक मीटर के लिए 1.54 लगता है। डेंसिटी जो होती है स्टील की वो 28.8 होती है। फाइंड आउट कीजिए, हमारे पास 6.36 आ जाएगा। ये वाटर सीमेंट रेशियो आपको कंफ्यूज के लिए करने के लिए दिया गया है। सो 6.36 इतना बैग लगेगा। यहाँ पे 6 बैग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि नियर बाय ऑप्शन यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, when the natural deposit of a cohesionless soil is in the densest state, the relative density of the soil will be। relative density जो होगी soil की वो कितनी होगी? क्या आंसर रहेगा? तो अगर आपका जो soil है वो किस में है, डेंस स्टेट में है, तो उस केसेस में हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी यानी कि डी आर होती है वो 100 होती है, 100% होती है। लेकिन अगर आपका लूज स्टेट में होगा, लूज स्टेट में होगा, तो उस केसेस में आपकी जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वो 0 होती है। लूज के लिए 0 होती है लेकिन डेंस के लिए 100% होता है। इसलिए दोनों पॉइंट को आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टर्पेटाइन ऑयल इज यूज्ड इन पेंट एज। टर्पेटाइन जो होता है वो पेंट में यूज किया जाता है एज, किस तरह से वो यूज किया जाता है? सो टर्पेटाइन ऑयल जो होता है वो थिनर की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग ऑल द बोल्ट used in frames designed to resist earthquake load shall be fully tensioned HSFG bolt and fitted bolt. What is the full form of HSFG? क्या HSFG की फुल फॉर्म क्या होती है? H फॉर हाई, S फॉर स्ट्रेंथ एंड F फॉर फ्रिक्शन एंड G फॉर ग्रिप। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, फॉर लेटरिंग टाइप ए द हाइट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? सो लेटरिंग जो होती है उसमें जो आप ए टाइप करते हैं उसकी जो हाइट होती है एच इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो वो 14 पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करते हैं। जो बी टाइप होता है, टाइप बी, उसकी जो कैपिटल लेटर की जो हाइट होती है, कैपिटल लेटर जो होता है उसको डिवाइड करते हैं 10 पार्ट में। ए और बी दोनों इंपॉर्टेंट है भाई।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर हमारे IS सॉइल क्लासिफिकेशन, इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड वेरी फाइन सैंड with low compressibility or plasticity are represented by the symbol इनऑर्गेनिक सिल्ट। सिल्ट जो होती है उसको हम M से डिनोट करते हैं। तो इनऑर्गेनिक सिल्ट विद वेरी फाइन सैंड विद लो कंप्रेसिबिलिटी ML हमारे पास आंसर हो जाएगा। लो कंप्रेसिबिलिटी इनऑर्गेनिक सिल्ट। लो का सिंबल आपको पता है कि L ही होता है, हाई का H होता है। तो इनऑर्गेनिक सिल्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्टिंग कंटूर क्लोज्ड कंटूर लाइंस ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू टुवर्ड देयर सेंटर यूजली रिप्रेजेंट ए। अब ये क्वेश्चन हमने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि भाई ये किसका आंसर होता है। तो क्लोज्ड कंटूर लाइन जो होती है ऑन द मैप पर, तो वो रिप्रेजेंट करता है डिप्रेशन और हिल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें दो केसेस आते हैं हमारे, एक तो हिल का आता है, एक डिप्रेशन का आता है। तो मैंने आपको वो दोनों के दोनों केस के दो दो क्वेश्चन बन रहे थे, वो चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो डिक्रीजिंग वैल्यू टुवर्ड देयर सेंटर या फिर लोअर वैल्यू सेंटर के लिए उसको हम पॉन्ड या फिर डिप्रेशन का ही नाम देते हैं। तो ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, आप जितनी बार हो सके हमारा पहला क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। अगला देखिए, एन इकोनॉमिकल गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज जनरली अचीव बाय यूजिंग ए मिक्स ऑफ। इकोनॉमिकल गुड क्वांटिटी जो होती है कंक्रीट की जनरली अचीव बाय यूजिंग ए मिक्स ऑफ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। गुड क्वालिटी आपको कंक्रीट की अचीव करनी है तो वेल ग्रेड के जो एग्रीगेट होते हैं वही आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू डिप्रिशिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन द बिल्डिंग शुड बी डिवाइडेड इनटू। डिप्रिशिएशन जो मेथड है वैल्यूएशन का, तो हमारी जो बिल्डिंग है उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने हमारी बिल्डिंग को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। चार पार्ट आप कौन कौन से होते हैं, एक तो दीवार होती है, दूसरा रूफ होता है भाई, एंड तीसरा फ्लोर होता है, चौथा जो होता है डोर्स एंड विंडो। ये हैं चारों पार्ट डिप्रिशिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन से। तो जितने भी ये पार्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनका जो क्वांटिटी निकाली जाती है वो प्रेजेंट डे में जो रेट चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है, एस्टिमेशन निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि एज पर इस IS कोड के अकॉर्डिंग इफ LB इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनर मोस्ट कनेक्टिंग लाइंस ऑफ रिवेट्स या फिर वेल्ड्स परपेंडिकुलर टू द मेन मेंबर, देन द थिकनेस ऑफ द बैटन T शैल नॉट बी लेस देन। सो वो LB/50 होती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा, डी आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। लिस्ट वन में क्या दिया गया है, टाइप ऑफ सर्वे दिया गया है। लिस्ट टू में क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज किए जाएंगे इन सभी में। अब ए ऑप्शन देखिए, चेन एंड कंपास सर्वे। चेन एंड कंपास सर्वे जो होता है इसमें आप एरो टूल को यूज करते हैं। एरो टूल जो होता है इसको आप यूज करते हैं सर्वेयर में टू मेजर द लीनियर डिस्टेंस या फिर इस्टेब्लिश ए सीरीज ऑफ पॉइंट ऑन द सरफेस। सीरीज ऑफ पॉइंट जो होते हैं, सीरीज में जो पॉइंट होते हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए भी आप एरो को यूज करते हैं। उसके बाद देखिए प्लेन टेबल सर्वेइंग है। प्लेन टेबल सर्वेइंग जो होता है उसमें आप एलिडेट यूज करते हैं। एलिडेट एलिडेट जो होता है एक स्ट्रेट लाइन की एक अटैच्ड पार्ट होता है, तो इसको आप साइटिंग के लिए यूज करते हैं या फिर ड्राइंग रेज डायरेक्शन लाइन जो होती है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोग्राफ सर्वे। हाइड्रोग्राफ सर्वे जो होता है वो
यहाँ पर हमारा आंसर साउंडिंग रोड हो जाएगा, लास्ट का ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैच होगा। अगला देखिए, when the section is subjected to axially pull or push acting normally across the section, the stress so produced is generally known as, उसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेगुलेटरी या फिर मैंडेटरी साइन नाउन एज गिव अवे इज रिप्रेजेंट यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शेप। क्या उसकी शेप होती है? गिव अवे जो होता है वो एक मैंडेटरी या फिर रेगुलेटरी साइन है। इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? तो वो एक ट्रायंगल की तरह इसकी शेप होती है, ट्रायंगल की तरह, यानी कि ट्रायंगुलर शेप होती है। जो स्टॉप साइन होता है उसकी ऑक्टागोनल शेप होती है। स्टॉप साइन आपको पता है कि इसका बैकग्राउंड जो होता है वो लाल होता है, तो इसका ऑक्टागोनल शेप होती है इसकी, कुछ इस तरह की ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल 8 ओ बनती है, इसमें लाइंस बनती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेगुलेटरी या फिर मैंडेटरी साइन जो होते हैं ये भाई जो गाड़ी चालक होता है उसको ये बताते हैं कि भाई जो रोड के साइन होते हैं उसका आपको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा ताकि आपकी सेफ्टी जो है वो बनी रहे। अगला देखिए, इन absence of detailed drawing for the reinforcement of a beam the percentage of steel may be approximately as। इन द एब्सेंस, भाई हमारे पास जो डिटेल ड्राइंग है वो नहीं है, तो जो परसेंटेज ऑफ स्टील जो आप यूज करते हैं बीम में वो कितना होता है? वैसे जो मैक्सिमम मिनिमम होता है वो अलग चीज है भाई, मैक्सिमम में मिनिमम अलग है। 4% मैक्सिमम होता है या फिर 0.04 इंटू बी डी, ये अलग चीज है मैक्सिमम के लिए, और 0.85 ओवर एफ वाई इंटू बी डी ये मिनिमम, ये अलग केसेस है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ, अगर हमारे पास डिटेल ड्राइंग नहीं है तो हम जो लेते हैं वो 1 से 2% लेते हैं, जो हमारे पास कंक्रीट की वॉल्यूम होती है, 1 से 2% वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज तो देखने को मिलता ही मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड एम्प्लॉयड फॉर द कंट्रोल ऑफ क्रैक्स इन मास कंक्रीट डैम। मास कंक्रीट के लिए आपको प्री हीटिंग ऑफ कंक्रीट नॉट ए मेथड, सो ये मेथड नहीं है, बाकी ये तीनों है, पढ़ लीजिएगा तीनों मेथड को। अगला देखिए, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर चैनल इज वन हुज हैज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या फिर हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है हाइड्रोलिक का, क्या होता है उसका मीन डेप्थ या फिर हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है वो किसके बराबर होता है? सो वो हाफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ए टू वे continuous slab with mild steel reinforcement is having a span 3 मीटर and load of 2 kilonewton per meter as per हमारे IS code। Generally the span to overall depth ratio to satisfy the vertical deflection for the slab is assumed as। कितना आप लेते हैं वर्टिकल? सो भाई स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो होता है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस का टू वे स्लैब है, तो वहाँ पर हमारा जो स्पैन होता है वो 3.5 मीटर तक हो, और लोड जो होता है वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर तक। यहाँ तक के लिए जो स्पैन टू डेप्थ रेशियो होता है कॉन्टिन्यूस के लिए वो 40 होता है, सिंपली स्पोर्टेड के लिए 35 होता है। तो 40 यहाँ पर हमारा आंसर होगा, ये ऑप्शन डी वाला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कोई एक न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक आईएस कोड के अकॉर्डिंग एक वैल्यू दी गई है कि भाई टू वे स्लैब के लिए अगर हमारा स्पैन 3.5 मीटर तक है और उस पर जो लोड लग रहा है वो 3 किलोमीटर तक है, 3 किलो न्यूटन तक है, तो उसके लिए स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो होता है, ओवरऑल डेप्थ जो होती है वो 40 होती है, कॉन्टिन्यूस के लिए, सिंपली स्पोर्टेड के लिए 35 होती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिमांड ऑफ द वाटर सप्लाई इन द पर्टिकुलर सिटी और एरिया के लिए, कौन सी गलत है? भाई ये ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट देखिए, ये गलत है और ये भी सही है। तो ये गलत है, इसको याद मत रखिएगा, बाकी डी भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडीशन ऑफ फ्लो इन विच वेरियस क्वांटिटी सच एज वेलोसिटी कंपोनेंट एंड प्रेशर सोर्स a random variation with time and space in such a way that the statically average of those quantity we express in general is known as, उसको हम turbulent flow बोलते हैं। turbulent flow हम उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट मिक्स एज एंड इट्स माइग्रेशन टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज नाउन एज, ब्लीडिंग हम उसको बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ वाटर, स्मॉलर पार्टिकल जो है वो सेपरेट हो रहे हैं भाई। अगला देखिए, जनरली इफ टू इक्वली इंपॉर्टेंट रोड्स क्रॉस roughly at right angle then which of the following option is the suitable shape of the central island के लिए? जनरली इफ टू इक्वली इंपॉर्टेंट रोड क्रॉस रफली एट राइट एंगल, तो हम उसको सर्कुलर बोलते हैं। सर्कुलर हम उसको बोलेंगे। अगला देखिए, आफ्टर ड्राइंग द ऑर्डिनरी सीमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ, आफ्टर ड्राइंग ऑर्डिनरी सीमेंट जो होता है वो श्रिंकेज एग्जिबिट प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द सीमेंट, डाइकैल्शियम जो होता है वो लो हीट सीमेंट में मैक्सिमम होता है। लो हीट सीमेंट में आपको मैक्सिमम डाइकैल्शियम सिलिकेट देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन होती है वो स्लोली होती है, इसलिए ये आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, यानी कि प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। इसको मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था, इसको हम ब्लाइट बोलते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन 260 सबसे कम होता है इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड 1200, ये 1200 जो आईएस कोड है किससे रिलेट करता है भाई? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। While measuring a forum work for a building in general, no deduction shall be made for opening up to 1200 IS कोड के अकॉर्डिंग। फॉरम वर्क जो होती है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भाई ये 1200 जो आईएस कोड है किससे रिलेट करता है। तो 0.4 स्क्वायर मीटर तक की डिडक्शन जो होती है वो आप नहीं करते हैं। फॉरम वर्क जो होती है भाई उसको स्क्वायर मीटर में ही मेजर किया जाता है, सो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके हिसाब से। तो ये फॉरम वर्क के लिए इतनी डिडक्शन जो है वो आप नहीं करते हैं। अगला देखिए, द परसेंटेज इलोंगेशन एंड रिडक्शन इन एरिया ऑफ ए मटेरियल इज यूजुअली कैलकुलेटेड टू मेजर विच प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, वही डक्टिलिटी को मेजर किया जाता है इसके द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इन हाइड्रोलिकली मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन द रेशियो ऑफ द बेड विड्थ टू डेप्थ इज, क्या होता है? 2/√3 ये रेशियो होता है। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अगला देखिए, एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, सोइल हैज ए पोरोसिटी 40%, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 2.7 है। ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंपल विल बी, ड्राई डेंसिटी कितनी होगी? सो भाई ड्राई डेंसिटी जो होती है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो वो होती है G+E/S/1 ई आपको पता है कि क्या होता है, वॉइड रेशियो होता है, वो हमारे पास नहीं है, तो हमें पोरोसिटी से सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जी ग्रेविटी हमारे पास दी गई है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो हमारे पास 0 होगा, क्योंकि ड्राई डेंसिटी है तो उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो 0 होगा, ड्राई के लिए 0 ही होता है। सो ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं पोरोसिटी से, E/1 + E, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
सॉरी ये एन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, इनके पोरोसिटी को फाइंड आउट करने का होता है, तो यहाँ पर एन माइनस एन होगा। इस तरह से आप पोरोसिटी से वॉइड रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी वॉइड रेशियो की वो यहाँ पे पुटअप कर देनी है, और यहाँ पर इनटू वैसे गामा डब्ल्यू भी होता है। गामा डब्ल्यू जो होता है ये यूनिट वेट होता है पानी का, तो यहाँ पर 9.81 जो होगा वो यूनिट वेट होता है पानी का। तो आप वैल्यू सारी पुटअप कर सकते हैं। दोबारा से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जी प्लस ई इंटू एस ओवर 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। इसकी जगह गामा डब्ल्यू की जगह आप 9.81 भी लिख सकते हैं। ये पानी का आपको पता है कि यूनिट वेट होता है पानी का। तो लिख लीजिए सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.6 ये आएगा, 1 आता है। तो यहाँ पर नियर बाय ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द IS कोड द लेसिंग ऑफ द कंप्रेशन मेंबर इज डिजाइन टू रजिस्ट टोटल ट्रावर्स शेयर इक्वल टू एट लीस्ट 2.5% ऑफ एक्सिल फोर्स इन द मेंबर। इतना ही होता है भाई, ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, ए रेयर काइंड ऑफ फेलियर कंसिडर इन द रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन दैट इज द फ्रैक्चर ऑफ द रेनफोर्सिंग स्टील कैन हैपन विद एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट एंड अंडर अंडर होता है डायनामिक लोडिंग। डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल इन द परसेंटेज at which further reduction in the water content will increase the decrease in volume of the mass is generally known as, उसको श्रिंकेज लिमिट हम बोलते हैं। श्रिंकेज लिमिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एन अजम्पशन मेड इन द ब्लिंक्स क्रीप थ्योरी फॉर डिजाइन ऑफ इम्परवियस फ्लोर फॉर सब सरफेस फ्लो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू और द इम्परवियस लेंथ ऑफ द एप्रोन के। अगला क्वेश्चन देखिए, रेनॉल्ड नंबर विच इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट वेदर द फ्लो विल बी द लैमिनर और टर्बुलेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। रेनॉल्ड नंबर विच इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट वेदर द फ्लो जो होगा वो लैमिनर होगा या फिर टर्बुलेंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी के। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, इन केस ऑफ कंपोजिट बार हैविंग इक्वल लेंथ द टोटल लोड ऑन द कंपोजिट बार इज इक्वल टू। टोटल लोड जो होता है कंपोजिट बार के ऊपर वो होता है सम ऑफ लोड कैरिड बाय ईच डिफरेंट मटेरियल। इनके ईच डिफरेंट मटेरियल का जो सम होता है उसके बराबर होता है कंपोजिट लोड जो होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।